अच्छा बेटा, सबसे पहली बात तो ये है, लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में। लाइट माइक्रोस्कोप में सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया था कि लाइट माइक्रोस्कोप को लाइट माइक्रोस्कोप क्यों कहा जाता है। फिर हमने उसके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पढ़ा, फिर हमने ये देखा कि उसकी मैग्नीफिकेशन की रेंज क्या है, और फिर हमने ये देखा कि उसकी रेजोल्यूशन की रेंज क्या है। एट द एंड हम ये पहुंचे थे कि जो लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन है वो बेसिकली एक स्मॉल बैक्टीरिया का साइज है। ठीक हो गया बेटे? तो फिर हमने ये बात की थी कि अगर लाइट माइक्रोस्कोप जिस चीज को दिखा रही है, छोटी सी छोटी जिस चीज को दिखा रही है, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, यूनिसेलुलर जानदार है। मतलब एक सेल को दिखा रही है हमें एज ए होल। किसको दिखा रही है? लेकिन बेटे हम लोगों ने चूंकि पढ़ा हुआ है सेल की, अगर हम बात करते हैं तो सेल के अंदर बेशुमार सब सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं। सेल में क्या होता है बेटे? सब सेलुलर पार्टिकल्स से मुराद जितने भी ऑर्गेनेलिज हैं जिनके मिलने से सेल बनता है। फिर ऑर्गेनेलिज की जब हम बात करते हैं तो हम एट द एंड जब वापस जाते हैं तो मालिकुलर लेवल पे पहुंचते हैं कि कोई ऑर्गेनेली किन किन बायोमालिक्यूल से बना है। फिर जब हम बायोमालिक्यूल्स की बात करते हैं तो हमारा जहन में उससे पिछला जो लेवल है कि मालिक्यूल किससे बनते हैं? एटम से बनते हैं। तो जब हमारे जहन में ये सारे क्वेश्चन आते हैं कि अगर हम एक जानदार के जिस्म में मौजूद, सेल में मौजूद ऑर्गेनेली को स्टडी करना चाहें, इवन एक एटम को स्टडी करना चाहें, तो फिर लाइट माइक्रोस्कोप तो उन चीजों को हमें नहीं दिखाएगी। तो फिर हमारे पास कोई ऐसी माइक्रोस्कोप होनी चाहिए जो लाइट माइक्रोस्कोप की निस्बत क्या हो बेटे? एडवांस हो। क्या हो बेटे? थोड़ी मॉडर्न हो, थोड़ी ज्यादा काम करने वाली। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है लाइट माइक्रोस्कोप ही की तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं ईएम से। किससे बेटे? किससे लिखते हैं बेटे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को? ईएम से। अगली बात सबसे पहले जो आपने बतानी है कि ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये लाइट माइक्रोस्कोप के हवाले से एक एडवांस्ड फॉर्म है। क्या बेटे? एक तरक्की याफ्ता, ज्यादा काम करने वाली जदीद शक्ल है माइक्रोस्कोप। ये बात क्लियर होगी सब बच्चों को? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप से बेटे क्या है? एडवांस है, जदीद माइक्रोस्कोप है। अगली बात हमने ये बतानी है, जैसे उसकी वर्किंग के बारे में पढ़ा था वैसे हम इसके बारे में भी देखेंगे। बाकी जैसे उसमें लेंसेज थे, उसकी बॉडी थी, उसमें आर्म था, फुट था, जो जो जितनी स्ट्रक्चर उसके अंदर थी वही सारा कुछ इसमें भी है। लेकिन एक बेसिक जो डिफरेंस है जिसकी वजह से हम लाइट माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को सेपरेट करते हैं, वो जो बेसिक फर्क है वो उस सोर्स का है जिस सोर्स की वजह से हम स्पेसिमन को देखते हैं। क्या बेटे? बेसिक फर्क किस चीज का है? उस सोर्स का है जिस सोर्स की मदद से हम क्या करते हैं? लाइट माइक्रोस्कोप में सोर्स क्या था हमारे पास? बेटे लेंस तो माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर का हिस्सा है ना। उधर विजिबल लाइट थी, वो स्पेसिमन पे पड़ती थी, फिर उसका इमेज बनता था, वो लेंस में हम देखते थे। बात समझ आ गई? तो इधर लाइट की बजाय हम क्या यूज करेंगे? नाम से जाहिर हो रहा है, इधर बेटे इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे। इधर लाइट की बजाय सोर्स क्या होगा? स्पेसिमन को देखने के लिए हम क्या यूज करेंगे? जिस चीज को हम देखना चाह रहे हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा स्पेसिमन है, उसके लिए हम जो सोर्स यूज कर रहे हैं वो बेटे बेसिकली इलेक्ट्रॉन। लाइट माइक्रोस्कोप में हमने पढ़ा था वो विजिबल लाइट है,
इधर क्या पढ़ेंगे? असल में जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से बेटे चार्ज पैदा होता है और चार्ज की मूवमेंट से करंट पैदा होता है। और जो लाइट है, रोशनी है, बल्ब है, एनर्जी सेवर है, ये सारी चीजें बेसिकली ये भी इलेक्ट्रॉन ही है। ये भी इलेक्ट्रॉन की फ्लो मूव करने से हमें रोशनी दे रहे हैं, लेकिन ये डायरेक्ट हम लाइट की शक्ल में यूज कर रहे हैं और इसमें हम इस शक्ल में यूज नहीं करते इलेक्ट्रॉन को, बल्कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन की शक्ल में ही यूज करते। इतनी बात समझ आ गई? मेजर फर्क समझ आ गया सब बच्चों को कि इधर सोर्स इलेक्ट्रॉन है, उधर क्या था बेटे? अगली बात हम लोगों ने ये बतानी है, उधर दो लेंसेज थे, इधर भी लेंसेज ही हैं, लेकिन यहाँ पे क्या चीज होती है? यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारा स्पेसिमन है, जो नमूना है इसको, और जो लेंस है जिसके ऊपर इमेज आना है, जिसके ऊपर लेंस और ऑब्जेक्ट, दोनों को हम जिस जगह पे रखते हैं, एडजस्ट करते हैं, वो एक चैम्बर होता है, एक बॉक्स नुमा जगह है, एक जैसे कि डब्बा होता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि वो किस तरह का होता है। बेटे वो इवैक्यूएटेड चैम्बर होता है। क्या बेटे? इनको हम कहाँ रखते हैं? किस चैम्बर में रखते हैं बेटे? इवैक्यूएटेड चैम्बर। इवैक्यूएटेड चैम्बर, वैसे तो सतह जमीन से हम एक खास बुलंदी तक जाते हैं ना, तकरीबन 200 किलोमीटर की बुलंदी तक, तो साइंटिफिकली कहा जाता है कि वहां पे एयर खत्म हो जाती है, तब वहां पे खला शुरू हो जाता है, जो नेचुरल चीज है। जो खलाबाज हैं तो वो अपने साथ सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन लेके जाते हैं, ये तो पता है ना सब बच्चों को। लेकिन अगर हमने लेबॉर्ट्री के अंदर या किसी कमरे के अंदर से, एयर हर जगह पे होती है, ये भी हर बच्चों को पता है, हमने वहां पे वैक्यूम पैदा करना हो, वहां पे खला पैदा करना हो, तो फिर हम क्या करते हैं? फिर बेटे हम वैक्यूम पंप यूज करते हैं। क्या करते हैं? वैक्यूम पंप की मदद से वैक्यूम पंप की मदद से हम खला पैदा करते हैं। तो जो इवैक्यूएटेड चैम्बर होगा बेसिकली बेटे वो क्या होगा? खलाई चैम्बर होगा, वहां एयर नहीं, क्योंकि एयर के अंदर भी तो पार्टिकल है ना, एयर मिक्सचर है ना डिफरेंट गैसेस का। जब डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है तो इसमें एटम भी हैं, इलेक्ट्रॉन भी हैं, मॉलिक्यूल भी हैं, सब कुछ है। तो उससे जो हमारा काम है वो रिजल्ट जो है हमारे काम का वो 100% एक्यूरेट नहीं आता। इस वजह से वहां से एयर को क्या कर दिया जाता है बेटे? खत्म कर दिया। इतनी बात समझ आ गई? यहां तक दोबारा देख लें। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? अगर लाइट माइक्रोस्कोप मौजूद है फिर हम इसे क्यों यूज करते हैं? एडवांस है, उससे ज्यादा छोटी चीजों को दिखाने के लिए, सेल के अंदर का स्ट्रक्चर दिखाने के लिए, सब सेलुलर स्ट्रक्चर, ऑर्गेनेली वगैरह दिखाने के लिए। अच्छा बेटे, इसमें हम क्या, उसका और इसका क्या फर्क है? इसमें हम ऑब्जेक्ट या स्पेसिमन को देखने के लिए क्या करते हैं? इमेज जो बनना है स्पेसिमन का, वो तो लेंस भी बनना है ना। लेंस और ऑब्जेक्ट दोनों को कहाँ रखा जाता है? चैम्बर में रखा जाता है। चैम्बर कैसा? अब अगला काम क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स जनरेट करवाया जाता है। क्या बेटे? अब हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब उन इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स आपके ख्याल में क्या हो सकता है? अगर कोई बच्चा शेयर करना चाहे, इलेक्ट्रॉन कहां से लेंगे? इलेक्ट्रॉन गन होती है, उस गन की मदद से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई जाती है। जैसे गन से फायर किया जाता है ना, एक खास पॉइंट को फोकस करके, इतना तो पता ना सब बच्चों को। तो एक मशीन होती है जिसे इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं, उसकी मदद से क्या करते हैं? जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर हम इलेक्ट्रॉन्स की बौछार करवाते हैं, बम्बार्डमेंट करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन गिराते हैं, मारते हैं, यूं समझ लें। बात समझ आ गई? लेकिन क्वेश्चन ये है कि बेटे इलेक्ट्रॉन आते कहां से? इलेक्ट्रॉन है तो बच्चा बता सकता है? जी बेटे, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से पैदा करवाएंगे? ये तो सही कह रहे हो, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन तो किसी भी सोर्स से, चाहे डायरेक्ट मेटल से या मेटल्स को कैथोड रेज की फॉर्म में चेंज करके, तो कैथोड रेज भी असल में इलेक्ट्रॉन ही है ना।
तो उस मशीन में, इलेक्ट्रॉन गन में कैथोड रेज भी हो सकती है। उनकी बम्बार्डमेंट भी तो असल में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन ही होंगे ना। तो किसी भी सोर्स से इलेक्ट्रॉन लेकर इलेक्ट्रॉन गन में दाखिल करवाए जाते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन गन में से वो इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट के ऊपर गिराए जाते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट के ऊपर जाएंगे, यहां दो सिचुएशंस हो सकती, या तो वो इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट के अंदर से गुजर जाएंगे, या तो इलेक्ट्रॉन है, फर्ज करें बेटे मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है कोई भी, तो इलेक्ट्रॉन किस शक्ल में आ रहे हैं, बीम की शक्ल में आ रहे हैं ना, रे की शक्ल में आ रहे हैं ना। अब अगर तो कोई रे यहां आई, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर तो कोई रे यहां पे आए, टकराई इसके साथ, यहां से वापस चलेगी, हम कहेंगे ये क्या हो गई है, रिफ्लेक्ट हो गई। क्या बेटे, तो इलेक्ट्रॉन की बीम जब ऑब्जेक्ट पर पहुंचती है, तो मैंने बोला बेटा दो सिचुएशन हो सकती हैं। एक सिचुएशन तो ये है कि इलेक्ट्रॉन की बीम क्या हो जाए, स्पेसिमन की सतह पे, सरफेस पे टकराए और रिफ्लेक्ट हो जाए। यहां एक पॉसिबिलिटी रिफ्लेक्शन की हो सकती है। और बेटा जी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रही है, ये टकरा के अंदर से गुजर के आगे चली गई, स्पेसिमन के अंदर से गुजर के, जब ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पेसिमन के अंदर से गुजर के जा रही है, तो जो इसका इमेज बनेगा, जिसको हम लेंस में देखेंगे, जो इसका इमेज हम लेंस में देखेंगे, तो अब वो जो इमेज आएगा वो अंदर वाली जगह का आएगा या बाहर वाली का, अंदर वाली जगह का आएगा ना। ये अंदर से गुजर गई, इसे हम कहते हैं ट्रांसमिट होना। क्या बेटे, पास थ्रू, अंदर से गुजरना, ट्रांसमिट होना। तो इलेक्ट्रॉन की जो बीम है वो स्पेसिमन के अंदर से भी गुजर सकती है या टकरा के, समझ आ रही बेटे आप लोगों को। लास्ट पे जो बच्चा बैठा है आर्ट्स का, आपको बेटे कोई क्वेश्चन यहां तक। अब इस चीज की बुनियाद पर इलेक्ट्रॉन की जो बीम है वो स्पेसिमन में से गुजरती है या रिफ्लेक्ट होती है। इसकी दो टाइप्स है इसकी, लेकिन टाइप से पहले आपकी बुक्स में जो चीजें लिखी हुई हैं वो वही मैग्निफिकेशन और वही रेजोल्यूशन है। ठीक है बेटे, तो इसकी मैग्निफिकेशन की रेंज भी बहुत ज्यादा है और इसकी रेजोल्यूशन की रेंज भी, इसकी रेजोल्यूशन जो है ना वो है 0.2 nm, यही लिखी हुई बुक्स में 0.2 नैनोमीटर। और ये बहुत छोटी वैल्यू है। ये क्या है बेटे, अगर इसको मिलीमीटर से कंपेयर करते हैं तो आप अपनी बुक्स में जरा देख के मुझे बता दें कि 1 नैनोमीटर जो है वो बराबर होता है, ये वाली वैल्यू होगी, यही वैल्यू। इससे आप 10, 100,000 भी कह सकते हो, या जो आपको सही लगे वैसे बोल दो। ठीक है, 1 नैनोमीटर इतने मिलीमीटर के बराबर होता है। मतलब 1 नैनोमीटर जो है ये बहुत छोटी वैल्यू है। नैनोमीटर के अंदर जो पैमाइश है बहुत छोटी वैल्यू ज़ाहिर करने के लिए। तो इसकी रेजोल्यूशन की रेंज हद क्या है बेटे, या इसकी रिजॉल्विंग पावर क्या है, 0.2 नैनोमीटर। अभी मैं रेजोल्यूशन की बेटे बात कर रहा हूं। और अगर हम इसकी मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो वो है यही नंबर है, क्या बोलेंगे इसे, 2,50,000। ठीक हो गया। ये इतने गुना या इतने टाइम्स किसी ऑब्जेक्ट को उसके असल साइज से बड़ा करके दिखाती है। ठीक है बेटे,
2,50,000 टाइम्स किसी ऑब्जेक्ट का, बुक्स में वैल्यूज यही लिखी हुई सब बुक्स में, इतना बड़ा करके दिखाती है किसी चीज को उसके एपेरेंट या ओरिजिनल साइज से, तो ये फिर उसकी क्या हो जाएगी, मैग्निफिकेशन हो जाएगी। क्या बेटे, अगर इसकी रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन इतनी ज्यादा है और रेजोल्यूशन के अंदर इतने छोटी वैल्यू तक ये किसी चीज को दिखा सकती है, तो इसका मतलब ये होगा बेटे, फिर ये हमें ऑर्गेनेली को देखने में मदद देगी, बायोमॉलिक्यूल को भी दिखा सकती है, डीएनए, आरएनए, एटम, हर चीज को, ये इसकी अहमियत भी आप कह सकते हैं। समझ आ गई सारी बातों की। उसके बाद हम चलते हैं बेटे कि अगर इलेक्ट्रॉन की जो बीम है वो किसी ऑब्जेक्ट में से गुजरती है, तो फिर माइक्रोस्कोप की जो टाइप होगी, ईएम की जो टाइप होगी, उसे हम टीईएम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटे, टीईएम। टी फॉर ट्रांसमिशन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, एम फॉर, बेटे शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर बड़ा ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन, टीईएम और एसईएम दोनों का डिफरेंस भी आया हुआ है पेपर्स में, और दोनों का अलग-अलग एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बना हुआ है। डिफाइन टीईएम, डिफाइन एसईएम, व्हाट डू यू मीन बाय टीईएम, व्हाट डू यू मीन बाय एसईएम, या डिफरेंशिएट बिटवीन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन। बात समझ आ गई? यहां तक कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का? ओके बच्चों, तो अब हम ये देखते हैं कि ट्रांसमिशन और स्कैनिंग में फर्क क्या है। अगर इलेक्ट्रॉन की बीम नमूने में से, ऑब्जेक्ट में से गुजर जाए तो हम कहेंगे ट्रांसमिट हो गई। ट्रांसमिट हो जाएगी तो करेगी क्या, अंदर वाली चीज का इमेज बन जाएगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बेटे किसी चीज का इंटरनल स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, क्या बेटे, तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में से कौन सी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करेंगे, और अगर बेटे हम उसकी सतह से, सरफेस एरिया को स्टडी करना चाहते हैं, तो फिर कौन सी यूज करेंगे, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।